सो हाय एवरीवन, दिस इज शिवांश एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इन कोडिंग निंजास। और ये वीडियो जो है रिएक्ट जेएस पे है और कंप्लीटली तुम सीख के जाओगे, इट्स माय गारंटी। लाइक ऐसा वीडियो यूट्यूब पे तुम्हें रिएक्ट जेएस पे तो एटलीस्ट नहीं मिलेगा इन हिंदी। बाकी कोर्सेज वगैरह भी देख सकते हो बट इतना कॉन्सेप्चुअल वीडियोस नहीं मिलेंगे। पहले टॉपिक डिस्कस करते हैं, हम क्या क्या इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्चुअली। फिर कोड भी मैं करूंगा, कोड पे मैं दिखा दूंगा। एटलीस्ट मैंने सोचा है 2 प्रोजेक्ट बनवा दूंगा, एक स्टोर पे कैसे स्टोर काम करता है अभी वो आगे देखेंगे कि स्टोर क्या होता है एंड रिडक्स क्या होता है, टूल किट क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स। उसके पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, रिएक्ट जेएस कैसे काम करता है, तो उस पर भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा। कोड वाइज हम लोग उतना नहीं जाएंगे बट हाँ कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ज्यादा क्लियर हो जाओगे तुम। कोड वाइज भी 2 प्रोजेक्ट्स रहेंगे छोटे छोटे से। फिर एक बड़ी सी हम ई कॉमर्स साइट बनाएंगे या फिर कोई एक ऐसे बड़ा सा प्रोजेक्ट उठाएंगे, क्योंकि इस चैनल पे तुम्हारे पास मोंगो एक्सप्रेस और नोड जेएस की वीडियो आ चुकी है, ये रिएक्ट की है सिंगल वीडियो। इसके बाद से हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाने ही वाले हैं, इसलिए इसमें बस कॉन्सेप्ट वाइज हम ज्यादा फोकस करेंगे। हालांकि इसमें भी प्रोजेक्ट ऐसा रहेगा कि तुम उसे रेज्यूमे में लगा सकते हो बट रिएक्ट ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा, फुल स्टैक नहीं रहेगा। बट आगे की वीडियो में हम फुल स्टैक भी बनाएंगे प्रोजेक्ट। पर उससे पहले देख लो टॉपिक्स हम क्या देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले रिएक्ट जेएस के बारे में सब कुछ देखेंगे। क्यों रिएक्ट जेएस? HTML CSS जावा स्क्रिप्ट था ना मेरे पास, पर रिएक्ट जेएस क्यों? फिर उसके बाद से फंडामेंटल्स, प्रॉप्स और स्टेट्स क्या होते हैं, रिएक्ट डॉम क्या होता है, वर्चुअल डॉम वगैरह, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस करेंगे हम। फिर JSX जावा स्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल, फुल फॉर्म यही होता है आई थिंक, JSX देखेंगे हम। उसके बाद क्लासेस इन रिएक्ट और जावा स्क्रिप्ट। फिर इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट्स में बहुत सी चीजें हम देखेंगे, इवेंट लिस्नर वगैरह का थोड़ा एग्जांपल ले लेंगे। ऑन क्लिक इवेंट आपने सुना होगा, जेएस अगर आप पढ़ के आ रहे हो तो, नहीं तो HTML CSS JS की वीडियो भी इस चैनल पे देख सकते हो उसे। सो इवेंट लिस्नर के बारे में देखेंगे। फिर लाइफ साइकिल्स इन रिएक्ट जेएस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद से फंक्शंस एंड मेथड्स, क्या क्या इंस्टेंसेस बना सकते हो आप, सेल्फ क्या होता है, ये सारी चीजें थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेंगे। फिर एक्चुअल वर्किंग क्या होती है रिएक्ट जेएस की, उस पे आएंगे। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल समझ जाओगे तुम सारा कुछ रिएक्ट जेएस के बारे में, ताकि आगे जब भी तुम काम कर रहे हो उस पे या प्रोजेक्ट ही बना रहे हो या आगे हम और वीडियोस बनाएंगे उसमें तुम्हें बहुत हेल्प मिलेगी इससे। फिर हुक्स, जो हमारे बिल्ड इन हुक्स होते हैं रिएक्ट जेएस में, वैसे तुम कस्टम हुक्स भी बना सकते हो बट बिल्ड इन वाले 3 डिस्कस करेंगे हम, जो मोस्ट प्रोबेबली मतलब ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद से रिडक्स टूल किट या स्टोर, जो हमारे ई कॉमर्स प्रोडक्ट में ऑर्डरिंग वगैरह में यूज होता है, कुछ एडवांस टॉपिक्स देखेंगे हम, ठीक है। तो अभी आता हूँ इन इमेजेस पे, पर सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला टॉपिक रिएक्ट जेएस क्या है और क्यों हमने रिएक्ट जेएस बनाया। जब मेरे पास सारा कुछ वेब डेवलपमेंट पहले से ही था तो रिएक्ट जेएस की नीड क्यों है? देखो, बहुत बार एग्जांपल ये आपने सुना होगा, या नहीं भी सुना है तो देखो अभी बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। HTML था मेरे पास, CSS था और जावा स्क्रिप्ट था, ठीक है। सारा काम मेरा इससे हो जाएगा, मैं मानता हूँ। एट द एंड ब्राउजर तुम्हारा कंपाइल भी सारा इसी में करता है, बट एक डेवलपर वाली जो चीज होती है वो फील नहीं आएगी तुम्हें। एक ही चीज 100 बार लिखने को बोला जाए तो कोई भी नहीं लिखेगा ऑब्वियसली। जावा स्क्रिप्ट से कर सकते हो बट बहुत डिफिकल्ट होगा। पर रिएक्ट जेएस जो कि फेसबुक हमारा मैनेज करता है, आप समझ रहे हो, मेटा या फेसबुक अगर आपका मैनेज कर रहा है कोई कोड बेस तो ऑब्वियसली वो अच्छा होगा, तभी कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस में क्या नीड पड़ी मुझे, क्यों रिएक्ट जेएस चाहिए? एक एग्जांपल लेते हैं, सब कुछ समझ जाओगे। मान लो मैं एक आर्टिकल की वेबसाइट बना रहा हूँ, आर्टिकल्स वाली, या न्यूज वेबसाइट ले लो। न्यूज वेबसाइट में मेरा देखा होगा तुमने, ऊपर हेडिंग रहता है, फिर न्यूज के बहुत सारे कार्ड रहते हैं, माने दिन में 100 न्यूज आ रहे हैं मान लो। तो मैं HTML CSS जावा स्क्रिप्ट से क्या करूंगा, सेम। मान लो एक न्यूज का कार्ड है, उस पे यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, यहाँ पे इमेज है और यहाँ पे एक पैराग्राफ है, नीचे सोर्सेज वगैरह के लिंक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले अगर HTML या फिर तुमने वीडियोस देख रखी है HTML की मेरे चैनल पे तो क्लियर हो जाएगा तुम्हें। तो मान लो एक हेडिंग मैंने डाला, एक इमेज टैग डाला, फिर एक पैरा डाला, फिर बाकी भी चीजें मतलब और भी जो भी है मेरा इस कार्ड में इन्वॉल्व है, एक कार्ड में, फिर उसमें CSS डाल के मैं इसे डिजाइन करके ऐसे बना दूंगा। पर अब मान लो मेरे पास एक दिन के 100 न्यूज है और ये डेली का हो रहा है, हर दिन मेरे पास 100 न्यूज है, बल्कि 100 से ज्यादा ही न्यूज आती है न्यूज वेबसाइट पे। तो तुम क्या करोगे, बार बार यही चीज 100 कार्ड HTML CSS जावास्क्रिप्ट पास करते रहोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो इसका ऑल्टरनेट क्या है, रिएक्ट जेएस। रिएक्ट जेएस क्या करता है, तुम सिंपल जेएस में इस कार्ड को बहुत आराम से लूप करा सकते हो। लाइक तुम्हारे पास, अगर आपने एक्सप्रेस जेएस की वीडियो देखी है, नहीं भी देखी है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप APIs बनाते हो तो हम क्या करते हैं, बेसिक सा डेटा भेजते हैं। क्या भेजेंगे कि मेरी न्यूज की ID है 1, मेरा न्यूज का हेडिंग है मान लो ABC, मेरे न्यूज का पैराग्राफ है, जो भी तुम फॉर्मेट में भेजो, वन मतलब पैराग्राफ 12 लिख लेते हैं अभी। फिर इमेज का URL, इमेज का URL, क्योंकि बेसिक डाटा तो तुम्हें चाहिए ना, क्या दिखाना है, ये तो
ऐसा थोड़ी डाटा भी तुम खुद से जनरेट करवाओगे रिएक्ट.जेएस से, तुम्हें न्यूज क्या दिखाना वो डेटा चाहिए। सो ऐसे ऐसे मैं 100 न्यूज भेजूंगा ऐसे एक एपीआई में, कि मेरा जब भी स्लैश न्यूज गेट हो, गेट स्लैश न्यूज जब भी हिट हो मेरा, तो ऐसे डेटा आएगा मेरे पास। अब मैं क्या करूंगा, एक कंपोनेंट बना लूंगा, उसमें क्या करूंगा, अभी के लिए मैं विजुअलाइजेशन फॉर्मेट बनाऊंगा, जो भी मेरी इमेज हो यहाँ पे शो हो जाए, जो भी मेरा हेडिंग है वो इस जगह पे शो हो जाए, जो भी मेरा पैराग्राफ है वो इस जगह पे शो हो जाए। ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, अगर आप प्रोग्रामर हो तो इसको लूप करा दूंगा, मैं क्या करूंगा, एक लूप चला दूंगा यहाँ पे, अभी के लिए थोड़ी जगह खाली करते हैं। लूप क्या करेगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट ले लो या फिर वैर ले लो, अभी जावास्क्रिप्ट का बात कर रहे हैं हम, तो वैर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू 100, मान लो अभी 0 से शुरू की हो तो 101 बार प्रिंट होगा ऑब्वियसली, कोई कमेंट मत कर देना, आई प्लस प्लस, और उसके बाद से ये चीज मैं 100 बार चला दूंगा, और एक यहाँ से मैं पैरामीटर पास करूंगा, अभी हम जो प्रॉप्स देखेंगे तो प्रॉप्स पास कर दूंगा, प्रॉप्स PROPS, प्रॉप्स पास कर दूंगा कि ये सारी चीजें जाओ, लूप चला दूंगा, और जितनी बार डेटा रहेगा वो इसी कार्ड में, यहाँ पे जो भी आईडी होगी, आईडी तो खैर हमें जरूरत नहीं है, पर हेडिंग यहाँ पे खुद ब खुद शो हो जाएगा, पैराग्राफ यहाँ और इमेज यहाँ। ठीक है, इतना काम आसान हो गया मेरा, मतलब एक चीज बनाई मैंने उसको, अब ऐसा नहीं मैं 100 बार लूप करूंगा, मैं डेली उसी कार्ड में इमेज दिखाऊंगा, अपना न्यूज दिखाऊंगा उसमें, ये सारी चीजें होती रहेंगी एट टाइम। तो ये मेरा एक्सप्रेस का फायदा था। कंपोनेंट्स, अभी मैंने एक चीज डिस्कस करी, हाईलाइट करते चलते हैं वरना फिर बाद में भूल जाएंगे। अब आते हैं हम कंपोनेंट्स वगैरह पे। देखो कंपोनेंट क्या होता है, आपने देखी होगी, मान लो कोई एक साइट ले लेते हैं, यूट्यूब की साइट देखी होगी आपने। यूट्यूब पे क्या होता है, ये बटन्स एक जैसे दिखते हैं, जो ऊपर हमारा दिखता है चैनल व्यू, प्लेलिस्ट, हमारा चैनल्स और न्यू वीडियोस। इधर साइड बार में देखोगे तो यहाँ पे एक रहता है ट्रेंडिंग, न्यू वीडियोस, फिर जो हमारा अदर वीडियोस, लाइक्ड वीडियोस, बाकी चीजें। यहाँ पे मेरे जो वीडियोस आते हैं वो सेम रहते हैं, एक जैसे डिजाइन रहता है। फिर नीचे और जाओगे तो ये सेम डिजाइन फॉर्मेट होता है, यहाँ पे साइड में और भी कुछ अगर डेटा है तो वो होता है। सो कंपोनेंट क्या होता है ना, मैंने एक छोटा सा पार्ट बनाया, उसे 4 बार दिखा दिया, मतलब एक कंपोनेंट बनाया, इसे कंपोनेंट हम बोलेंगे, एक छोटे से पार्ट को कंपोनेंट बोलते हैं, उसे 4 बार दिखा दिया। वीडियो के लिए क्या किया मैंने, एक वीडियो कंपोनेंट बनाया, उसे जितनी बार चाहूंगा दिखाता रहूंगा। मतलब कंपोनेंट क्या है, एक छोटा सा पार्ट है, जैसे घर बनाने के लिए छोटी छोटी ईंट लगा देते हो तो ओवरऑल दीवार बन जाती है, वैसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ के पूरा बड़ा सा वेबसाइट बना दोगे। इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा कंपोनेंट बना लूंगा, इसी को जितनी बार चाहूंगा जहां चाहूंगा दिखाऊंगा, सेम तरह से दिखेगा, वेबसाइट में कंसिस्टेंसी आएगी, मेरे को कोड कम लिखना है और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर भी चल रही हैं। और मान लो और भी चीजें हैं, मान लो कोई इमेज है, या फिर तुम आर्टिकल ले लो, जो हमारे लाइक यूट्यूब कम्युनिटी पे जो पोस्ट आते हैं, तो पोस्ट के लिए मैं क्या करूंगा, एक पोस्ट का फॉर्मेट होता है ना, यहाँ पे इमेज दिखाता है, यहाँ टेक्स्ट लिखा होता है, यहाँ पे यूजर का इमेज रहता है, नाम रहता है, और नीचे कमेंट्स रहते हैं। सो मैं एक ये कंपोनेंट बनाऊंगा और उसमें क्या करूंगा, डेटा पास कर दूंगा, और ये कंपोनेंट रिपीट जितनी बार चाहूँ करूंगा। यही फायदा है रिएक्ट.जेएस का, कंपोनेंट्स में तोड़ोगे। अब कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट हो सकता है, मान लो ये वाला सब्सक्राइब बटन मैंने यहाँ दिखाया, तो हो सकता है मैं सब्सक्राइब बटन किसी और पेज पे यूज कर रहा हूँ, तो एक कंपोनेंट सब्सक्राइब वाला है, उसे मैं जहां चाहूँ जिस तरह से चाहूँ बस एक वर्ड लिखूंगा, सब्सक्राइब बटन, मान लो जो भी मेरा हो, सब्सक्राइब BTN, और ये खुद ब खुद वहां पे आ जाएगा। पर अब यहाँ पे आती है प्रॉप्स की बात और स्टेट की बात। प्रॉप्स एंड स्टेट, प्रॉप्स एंड स्टेट में क्या होगा तुम्हारा, जब भी मैं मान लो कंपोनेंट का एक फॉर्मेट है मैं मान रहा हूँ, और उसमें डेटा तो बदल रहा है ना हर जगह, मान लो मेरा एक वीडियो का ये कंपोनेंट है, पर इसमें डेटा चेंज हो रहा है, मेरा हर बार अलग डेटा है, हर वीडियो अलग है, तो उसमें मैं क्या करूंगा, प्रॉप्स पास करूंगा। कैसे पास करते हैं हम, मान लो मेरा एक कंपोनेंट है, उसी फॉर्मेट में लिखते हैं जिस फॉर्मेट में रिएक्ट एक्सेप्ट करता है। मान लो मेरा कंपोनेंट है वीडियो कंपोनेंट, वीडियो कंपोनेंट, वीडियो कंपोनेंट, और ये एंड कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो चाहूँ पास कर सकता हूँ इस वीडियो में, और उससे यूटिलाइज करा सकता हूँ अपने जो कंपोनेंट होगा। जैसे मान लो मेरा एक कंपोनेंट था, यहाँ पे एक थंबनेल चाहिए था, टाइटल चाहिए था, और लाइक्ड वीडियोस वगैरह भी थंबनेल और टाइटल लेते हैं, थंबनेल और टाइटल। सो मैं यहाँ क्या पास कर दूंगा, थंबनेल, और जो भी मेरा URL होगा जो मैं API से यहाँ से मंगाऊंगा, अभी मैंने बताया ना न्यूज डेटा में मेरा API से ये सारा डेटा आता है। सो मैं उसमें ये डेटा पास कर दूंगा कि मेरा थंबनेल का URL ये है, और मेरा टाइटल जो मेरा टेक्स्ट होगा वो पास कर दूंगा। अब मैं जहां भी लिखूंगा, टाइटल लिखा रहूंगा अपने कंपोनेंट में, वहां पे ये चीज आ जाएगी, और जहां पे ये लिखा रहेगा मेरा वो इमेज आ जाएगा खुद ब खुद। सो ऐसे हम प्रॉप्स को पास करते हैं। स्टेट क्या होता है, स्टेट अब मान लो मेरे पास लाइक है, यूट्यूब पे लाइक्स होते हैं,
अब मान लो मेरा एक होम पेज था, एक यूट्यूब का चैनल पेज था, दो चीज थी। अब किसी ने मेरे होम पेज पे जाके वीडियो को लाइक कर दिया, तो वो चीज मेरे चैनल के पेज पे भी तो दिखनी चाहिए ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेट्स का यूज करते हैं कि अभी के लिए ये चीज मान लो 1000 लाइक्स है। फिर उसके बाद से जब 100 मतलब 1001वां लाइक होगा, सो वो मेरे होम पेज पे भी दिखना चाहिए और वो मेरे लाइक चैनल पेज पे भी दिखना चाहिए। सो दोनों जगह कंसिस्टेंसी हो, इसलिए हम स्टेट का यूज करते हैं। और लाइक और भी जगह स्टेट्स का हम यूज करते हैं, पर अभी ये रिप्लेस हो गया है किससे, मेरा रिडक्स टूल किट से। आगे हम देखेंगे रिडक्स क्या होता है, कैसे आप एक अलग सा स्टोर बना लेते हो और वहां पे मैं लिख दूंगा लाइक्ड वीडियो। अब मैं जब यहां से चेंज करूंगा, लाइक्ड वीडियो मेरे स्टोर में चेंज होगा, फिर जहां जहां दिखाना मैं डायरेक्ट स्टोर से ही दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है मैं पास कर रहा हूँ बार बार कि यहाँ से चेंज हो रहा है फिर मुझे अलग से कंपोनेंट में पास करके पेरेंट में पास करना पड़े। सो मैं एक स्टोर बना लूंगा जहां सारे वेरिएबल्स स्टोर करूंगा, और ये काम रिडक्स बहुत आसानी से करवा देता है, इसीलिए इतना फेमस है। वरना मुझे ये चीज पास कर करके ले जानी पड़ती है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लो मेरा एक बड़ा सा कंपोनेंट था, उसके अंदर छोटे छोटे और कंपोनेंट थे, ठीक है। अब मैंने मान लो यहाँ पे लाइक्ड वीडियोस +1 कर दिया, मतलब मैंने वीडियो लाइक कर दी। सो ये पहले मैं पेरेंट पे, और ये मान लो ये कंपोनेंट मेरा दूसरे पेज पे भी यूजर है। मान लेते हैं ये मेरा होम पेज था और ये मेरा चैनल पेज था। अब होम पेज पे किसी ने लाइक कर दिया मेरा वीडियो, तो मैं क्या करता, इस स्टेट को पास करता पहले पेरेंट में, फिर पेरेंट से पास करता इस चैनल के चाइल्ड में। मतलब समझ रहे हो, धीरे धीरे मुझे ऊपर सारी चीजें भेजनी पड़ती, फिर वो अगले कंपोनेंट में जाएगा। अब मान लो इससे और भी नेस्टिंग हुई है, तो वो और चीजें कॉम्प्लेक्स करता जाएगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सारे वेरिएबल्स को एक अलग जगह स्टोर में स्टोर कर लूंगा, और यहाँ से डायरेक्ट चेंज इसमें करूंगा, और वो चीज यहाँ पे गेट कर लो, यहाँ गेट कर लो, यहाँ गेट कर लो, जहां चाहो गेट करते रहो। ठीक है, तो ये स्टोर का कॉन्सेप्ट आया, थोड़ा सा हमने देख लिया। बट कंपोनेंट वाइज चीजों को मैनेजमेंट करना रिएक्ट जेएस बहुत ईजी कर देता है। हमने दो टॉपिक देख लिए। अब आते हैं रिएक्ट के डॉम पे। ये वाली इमेज मैं ले आऊंगा यहाँ पे, और इस पे सारी चीजें हम एक क्विक रिकैप भी हो जाएगा ये कंपोनेंट वाला चीज। देखो सबसे पहले क्या था मेरा, एक रिएक्ट जेएस क्या करता है, मेरा वर्चुअल डॉम बनाता है। वर्चुअल डॉम और रियल डॉम क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। एचटीएमएल वाली वीडियो मेरी देखो, उसमें डॉम पढ़ाया है मैंने। इसमें क्या होता है, जैसे आपका पूरा डॉक्यूमेंट मॉडल कैसे आता है, डॉक्यूमेंट आता है, मान लो एक बार बना ही लेते हैं। मेरा एचटीएमएल आता है, ठीक है, ब्राउजर के पास। फिर उसमें बॉडी होती है और मेरा हेड होता है। हेड के अंदर मेरी टाइटल होगा, फिर फेवाइकन होगा, या जो जो भी आपका और भी चीजें होंगी। बॉडी के अंदर मान लो मेरा पी टैग है, पी टैग के अंदर H1 है, या फिर और भी H1s है, उसके अंदर P है, उसके अंदर div है। जैसा भी आपका होता है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आता है। अब मान लो मेरा जो ट्रेडिशनल वे क्या था, मैंने इस div में थोड़ा सा चेंज किया, तो फिर ये पूरा का पूरा सब चीज री रेंडर होगा, पूरा डेटा जाएगा आएगा, मतलब सारा चीज खुद से बनेगा। पर रिएक्ट जेएस क्या करता है, वर्चुअल डॉम क्रिएट करता है और केवल इसी को चेंज करेगा, बाकी चीजों को एज इट इज रहने देगा। ये कंपोनेंट होता है और वो कंपोनेंट को चेंज कर देगा, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। वर्चुअल डॉम इसी तरह काम करता है। रियल डॉम ये था, वो वर्चुअल एक डॉम क्रिएट करेगा, जहां डेटा चेंज होगा वहां चेंज होगा, बाकी सब वैसे एज इट इज रहेगा। ठीक है, देखो एक बार ऊपर ऊपर देख लेते हैं रिएक्ट जेएस के बारे में, एक रिवीजन हो जाएगा तुम्हारे लिए। मैंने क्या किया, मान लो मेरा एक बड़ा सा वेबसाइट था, उसको 3 कंपोनेंट में तोड़ लिया, एक हेडर, एक कंटेंट और एक फुटर। अब मैं जहां जहां फुटर लिखूंगा वहां वहां फुटर आ जाएगा, कितने भी पेज बना लूं मैं। जहां जहां हेडर लिखूंगा वहां वहां हेडर आ जाएगा। अब कंटेंट में मान लो मैंने जो भी चीज पास किया, ये प्रॉप्स के थ्रू पास कर सकते हो या स्टोर्स के थ्रू ले आ सकते हो, मैंने बताया ना, रिडक्स स्टोर से ले आ सकते हो। फिर उसे पास किया, वो वर्चुअल डॉम में जाएगा, फिर फाइनल वेब पेज आपका बन जाएगा। अब ये चेक करेगा कि कहाँ चेंज हुआ, फिर न्यू डॉम बना के और उसे भेज देगा। ऐसा नहीं है ये पूरा का पूरा हेडर और फुटर डिस्ट्रॉय हो रहा है फिर क्रिएट हो रहा है। ये डॉम वाला प्रॉपर्टी बहुत सही है, इससे ऑप्टिमाइजेशन हमारे साइट की बहुत अच्छे से हो जाती है, इसीलिए मेरा रिएक्ट जेएस इतना पॉपुलर है। अगली चीज है हमारी JSX। अब JSX देखते हैं क्या है। सबसे पहली चीज, आप क्या कर सकते हो, HTML को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ट्रीट करा सकते हो इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, मतलब ऐसा एज इट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। HTML हमारा बहुत लाइक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, बट आप इसे प्रोग्रामिंग की तरह यूज करवा सकते हो यूजिंग JSX। जहां भी आप ये चीज लिख दोगे वहां पे जावा स्क्रिप्ट आने लगेगा HTML में। पहले क्या था, HTML में हम लाइक ऑन क्लिक इवेंट्स वगैरह यूज करते थे, पर मान लो मैंने कोई एक टैग बनाया, div टैग ले लेते हैं, ठीक है, div और /div। इसके अंदर मुझे क्या करना है, कोई चीज जावा स्क्रिप्ट से ले आके दिखानी है। मान लो जावा स्क्रिप्ट से मेरा कोई सा भी ऑन क्लिक इवेंट ले लो, या फिर कोई सा सिंपल सा फंक्शन ले लो a+b।
मुझे a प्लस बी दिखाना है जहाँ a 3 है और b 2 है। तो मैं क्या करूंगा 5 दिखाने की जगह डायरेक्ट एक तो पहले से बैकएंड से रन मतलब 5 ऐड करवा के ले आऊं, या फिर क्या कर सकता हूँ यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगा। अब इसके अंदर जावा स्क्रिप्ट मेरा चलेगा। अब a प्लस बी लिखूंगा तो जो मेरा जावा स्क्रिप्ट में होता था ना वो होगा। इसी को बोलते हैं JSX। ठीक है। अब इसमें मैं HTML भी यूज कर रहा हूँ और जावा स्क्रिप्ट भी यूज कर रहा हूँ सेम फाइल में, एक ही जगह पे एक ही कोड में कर रहा हूँ बेसिकली। अब इसको तुम और इजीली कैसे समझ सकते हो, मान लो मेरा div था /div था। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, मान लो तुम्हारा नेम है, मान लो यूजर है कोई। अब मेरा ये नेम सबका बदलेगा, हर यूजर के लिए बदलेगा। सो मैं क्या करूंगा इसमें यूजर नाम से एक वेरिएबल ले आऊंगा। अब मुझे मान लो एक मैसेज प्रिंट कराना है हाय, यहाँ मैं लिखूंगा यूजर और उसके बाद हाउ आर यू, हाउ आर यू। ठीक है। सो ये मेरा यूजर सब मतलब यूजर्स के लिए बदलेगा। सो मैं क्या करूंगा इस करली ब्रैकेट के अंदर डायरेक्टली जेएस का ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ या फिर वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, या फिर और भी चीजें हो गई। मान लो तुम्हें कुछ उसके अंदर ही डेटा मैनिपुलेट करना है, यूआरएल बनाना है। सो यूआरएल कैसे बना सकते हो, मान लो तुम्हारा जो बेस डोमेन होगा, बेस नेम, उसके अंदर प्लस करके तुम्हें एक मान लो आईडी भेजनी है तुम्हें किसी यूजर की। सो ऐसे करके तुम पूरा काम इजीली कर सकते हो डॉलर लगा के, या फिर और भी मेथड्स होते हैं। तुम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट पूरा बना के फिर इसे प्रिंट भी करा सकते हो, या किसी डिव के अंदर दिखा सकते हो, या CSS एम्बेड कर सकते हो। बहुत सी चीजें हैं तुम JSX के थ्रू कर सकते हो। अभी जब हम कोड करेंगे तो उसमें हम ऑब्वियसली JSX यूज करेंगे। JSX हमने देख लिया क्या होता है, हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्लासेस इन JS एंड रिएक्ट। सो क्लासेस क्या होते हैं, अगर आप बेसिक सा उप्स पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हो, क्लासेस को समझ सकते हो इजीली। पर यहाँ पे एक बार देख लेते हैं क्लासेस क्या होता है। सो जब भी मैं एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाऊंगा, सो मान लो मेरा एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, स्पेलिंग मत देखना यार। स्टूडेंट के अंदर नेम है मेरा और रोल नंबर है मान लो, और ये दोनों रिक्वायर्ड है मेरे ABC 1 2 3। अब मैं क्या करूंगा, मान लो मेरा स्टूडेंट जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है और मैं चाह रहा हूं कि कोई भी नया यूजर जब बने तो उसका नेम और रोल नंबर रिक्वायर्ड हो। सो आप क्लासेस का यूज करके वैलिडेशन वगैरह कर सकते हो इसमें, और अलग अलग लाइक क्लासेस का यूज करके लाइक आप मेथड्स बना सकते हो इसके अंदर कि लाइक जब मैं लिखूं कि यूजर डॉट फाइंड, तो मेरा क्या हो, यूजर का सारा डेटा आ जाए यहाँ पे। सो जब भी मैं लिखूंगा, मान लो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट था, स्टूडेंट न्यू लिख के इनिशिएट करते हैं हम, न्यू स्टूडेंट डॉट फाइंड, तो क्या करेगा मेरा, इसके अंदर मैं हो सकता है उसकी आईडी पास कर रहा हूँ, तो आईडी इसके अंदर पास करूंगा और ये मेरा पूरा का पूरा एक रिटर्न हो जाएगा जो भी मेरा ऑब्जेक्ट होगा, और इसको मैं JSX के थ्रू दिखा सकता हूँ जो भी चाहूँ। सो क्लासेस वगैरह का यूज आप बहुत इजीली कर सकते हो इन JS एंड इन React JS स्पेशली। सो क्लासेस वगैरह हमने देख लिया, अब आते हैं इवेंट्स पे। सो रिएक्ट में इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो आपने किया ऑन क्लिक इवेंट। सो आप जब HTML चलाते थे तो ऑन क्लिक लिख के और यहाँ पे एक फंक्शन लिखना होता था हमें, और ये हो जाता था। पर हमने अपने खुद के इवेंट्स बना रखे हैं बहुत सारे React JS में, जिसको आप यूज कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ना, बहुत सारे इवेंट्स हैं लाइक ऑन क्लिक इवेंट मेरा सबसे बेसिक है, ऑन माउस होवर है, माउस होवर है, माउस ऑन इट है, मतलब ऐसे ही काइंड ऑफ है कि माउस उस पे ले जाओ तो क्या होगा। सो माउस ले जाओ तो ये चीज हो जाए कि कोई फंक्शन कॉल कर सकते हो। माउस जब उस पे होवर करो तो तुम्हें मान लो CSS चेंज करना है तो इसके अंदर JSX इम्बेड कर सकते हो कि ये वाला माउस किसी चीज पे होवर हो तो ये वाला JSX अप्लाई हो जाए। ठीक है। और भी बहुत सारे इवेंट्स मेरे प्री बिल्ड है। इवेंट मतलब क्या होता है, कुछ करना। ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज जावास्क्रिप्ट में करते थे तो मेरे इवेंट्स उसमें काम करते थे कि माउस क्लिक हुआ है तो ये वाला लिंक खोल दो, माउस होवर हुआ है तो CSS चेंज कर दो। पर इसमें खुद के अपने अपने स्पेलिंग्स है, स्पेलिंग्स का ध्यान देना। स्पेशली जब हम JS में लिखते हैं तो अलग स्पेलिंग होती है, पर React JS की स्पेलिंग सारी अलग होती हैं। लाइक कुछ नए नए उन्होंने वेरिएबल बना रखे हैं जो कि इवेंट को इन्वोक करते हैं। एज इट इज JS में ही काम करेगा, बट इजीली आप उन्हें यूज कर सकते हो ऐसे लिख लिख के। सो डॉक्यूमेंटेशन पे जाके इवेंट्स कर लो। अभी जब हम कोड पार्ट में जाएंगे तो थोड़ा ऑन क्लिक इवेंट वगैरह देखेंगे। सो इवेंट्स के बारे में मैंने बेसिक आइडिया दे दिया। अब आगे देखते हैं लाइफ साइकिल्स के बारे में। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे लाइफ साइकिल के बारे में हम देखेंगे। सो ये वाला इमेज हमारा यूज होगा और यहाँ से हम इसे ले चलते हैं नीचे की तरफ। तो देखो अब लाइफ साइकिल क्या होती है रिएक्ट की, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना। और लाइक मेरे को समझाने भी आना चाहिए, यहाँ से मेरा इंपॉर्टेंट है रोल। सो सबसे पहले क्या होता है, जब मेरा रिएक्ट आता है
मतलब रेंडरिंग होती है उसकी। रेंडरिंग मतलब सब चीज लोड होना है बेसिकली, सारे कंपोनेंट्स फिक्स हो जिस ऑर्डर में मुझे चाहिए, जिस स्टेट का जहाँ पे यूज है। मान लो मैंने एक वेरिएबल बना रखा है स्टोर में, उसको ले आऊँ यहाँ पे। तो ये सारा एक प्रोसेस फॉलो करता है कि मेरे कंपोनेंट सारे लोड हो जाए, फिर जाके फाइनल में मेरा डॉम बनेगा, ठीक है, जो मेरे को विजिबल होगा मेरे स्क्रीन पे ऑब्वियसली। सो पहले क्या होता है, इस ऑर्डर में चीजें चलती हैं। मेरा इनिशियलाइजेशन होगा, माउंटिंग होगा, अपडेशन होगा और अनमाउंटिंग होगा। यही होता है इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मतलब कैसे पूरी चीजें काम कर रही हैं। 4 फेजेस में काम होते हैं रिएक्ट जेएस में। पहले इनिशियलाइजेशन होता है जिसमें मेरे सारे प्रॉप्स और स्टेट सेट होते हैं कि ये वाला प्रॉप यहाँ पास हो रहा है, ये स्टेट इसका है, लाइक वीडियो इतने हैं, कमेंट इतने हैं, ये सारी चीजें होंगी इनिशियलाइजेशन में। दूसरा में होता है मेरा कंपोनेंट विल माउंट। अब तुम यहाँ पे चाहो तो देख सकते हो, लाइक अलग अलग मेरे लाइफ साइकिल मेथड्स है कि कंपोनेंट विल माउंट हो तो तुम्हें कोई चीज मान लो नोटिफिकेशन भेजनी है कि प्लीज वेट और आवर वेबसाइट इज लोडिंग। सो जब तक कंपोनेंट विल माउंट हो रहा है तो तुम ये मैसेज दिखा सकते हो। फिर जब चीज रेंडर हो जाएगी तो फिर मेरा होगा इनवोक कंपोनेंट डिड माउंट। अब मान लो जब तुमने कंपोनेंट विद माउंट वाला काम हो रहा था, अभी लोडिंग हो रहा था, तो तुमने अभी मेरी साइट लोडिंग है ये दिखाया। जब कंपोनेंट माउंट हो जाएगा तो फिर लिखोगे, मान लो कोई एक पॉपअप दिखा दो कि माई कंपोनेंट इज और आवर वेबसाइट हैज बीन लोडेड। अब पूरी वेबसाइट फिर दिखा दो। मतलब एक चीज कर सकते हो, अलग अलग चीज। अब ये नहीं है कि तुम यही कर सकते हो। तुम्हें मान लो कोई चीज डेटाबेस में चेंज करनी है या कोई एपीआई कॉल करना है कि कंपोनेंट माउंट हो रहा है, एक एपीआई कॉल कर लो ताकि मेरे पास डेटा आ जाए, दिखा पाऊं मैं। या फिर कंपोनेंट डिड माउंट मतलब सब कुछ हो जाए, तो कोई मान लो सॉकेट है या तुम्हारा चैट एप्लीकेशन है। चैट एप्लीकेशन के बारे में हम बाद में देखेंगे, पर चैट एप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, एक सॉकेट क्रिएशन करते हैं। तो सॉकेट बनाया, कंपोनेंट डेड अनमाउंट हो तो सॉकेट ब्रेक कर दो। ऐसे ही काम कर सकते हो हर एक चीज में, और नाम से पता लग जाएगा तुम्हें। इतना इजी नेमिंग कन्वेंशन है कि कंपोनेंट माउंट हो रहा है तो ये कर दो, कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है तो ये कर दो। फिर बीच में आता है मेरा अपडेशन और अनमाउंटिंग। अनमाउंट मतलब सब कुछ हो चुका है मेरा, सब कुछ एंड ऑफ द लाइफ साइकिल है। जो जो करना होगा यहाँ पे, सारे वेरिएबल्स डिलीट कर दो ताकि मेरा मेमोरी फ्री हो जाए। बाकी जो जो भी कैशिंग वगैरह है सब कुछ क्लियर कर दो। तो ये लास्ट फेज है। बीच में आता है मेरा अपडेशन, जहां पे ये जो मैंने प्रॉप्स और स्टेट सेट किए थे उनका यूज आएगा कि कंपोनेंट विल लाइक रिसीव प्रॉप्स, कंपोनेंट शुड अपडेट, कंपोनेंट विल अपडेट, फिर रेंडर होंगी चीजें, कंपोनेंट विल अपडेट। ऐसे स्टेट में काम होगा। तो तुम हर एक चीज को लाइक और डीप डाउन कर सकते हो, पर इतना काम हमें नहीं पड़ता है। हमें बस कंपोनेंट विथ माउंट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, कंपोनेंट डिड माउंट, इन्हीं तीन का मोस्टली काम पड़ता है। बाकी कंपोनेंट शुड अपडेट, स्नैपशॉट भी होता है कंपोनेंट का, ले सकते हो कि इस स्नैपशॉट पे क्या हो रहा है। सो ये सब लाइफ साइकिल है। मोस्टली चीजें तुम्हें काम नहीं पड़ेंगी, बट पता होना चाहिए कि 4 फेजेस में काम होते हैं। कंपोनेंट पहले माउंट करेगा, फिर अपडेट होंगे, फिर अनमाउंट होंगे। अब माउंट और अनमाउंट में कुछ काम करवाना है तो तुम इजीली करवा सकते हो इन लाइफ साइकिल। और मोस्ट ऑफ द चीजें इसी पे काम करती हैं। जब अगला टॉपिक हमारा आएगा कि ये मेरे कैसे काम कर सकते हैं, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज रेफ। तो इसमें हम इन्हीं लाइफ साइकिल्स का यूज करके और फिर काम करते हैं। मेन बैकएंड में इन्हीं चीजों को यूज करके हम इन हुक्स को क्रिएट कर सकते हैं जिससे हमारा काम आसान हो। जैसे कि आपने यूज इफेक्ट सुना होगा कि जब कोई चीज पास करते हैं हम, तो जब वो चीज चेंज होती है। अभी मैं आगे बताऊंगा, बेसिकली इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखो, फिर वरना दोबारा बताना पड़ेगा सब कुछ। सो आते हैं पहले फंक्शंस एंड मेथड्स पे। फंक्शन एंड मेथड्स क्या होते हैं रिएक्ट जेएस में? तुम्हें पता होगा यार फंक्शन एंड रिएक्ट मेथड्स क्या होते हैं। मान लो मुझे क्या करना है, अपने रिएक्ट जेएस में एडिशन करना है। एडिशन बहुत इजी एग्जांपल है, पर लेके अभी चलते हैं कि मेरा एक कंपोनेंट है, उसके अंदर क्या हो रहा है कि जो भी मेरे पास दो चीजें आ रही है, मान लो डिव लेके चलते हैं। डिव में तुम्हें समझ आएगा। मान लो एक डिव है मेरा HTML में और एक स्लैश डिव है, मतलब यहाँ डिव खत्म हो रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास जो भी चीज आ रही है मेरे पास प्रॉप्स के थ्रू A और B, उसको क्या कर सकते हो तुम, मान लो उसका मुझे निकालना है फैक्टोरियल। मान लो कोई एक नंबर आ रहा है बस 5 और उसका फैक्टोरियल मुझे निकालना है, और यहाँ पे JSX के थ्रू शो कर देना है कि फैक्टोरियल ऑफ 5 इज इक्वल टू दिस। सो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? अब देखो शुरू से एकदम बनाते हैं। एक डिव आएगा मेरे पास, उसके अंदर मेरे पास प्रॉप्स में क्या आएंगे, प्रॉप्स में क्या आ जाएंगे, अभी मैं रफ सूडो कोड ही लिख रहा हूँ। प्रॉप्स में एक नंबर आएगा, मान लो अभी के लिए वो 5 है, num 5। अब इसमें क्या होगा, मेरा जो भी यहाँ पे आए यहाँ पे प्रिंट हो जाए मेरा एक H1 में। H1 में क्या प्रिंट होगा मेरा कि द फैक्टोरियल ऑफ, अब यहाँ पे मैं JSX भी यूज कर रहा हूँ, नंबर, ये वाला नंबर मेरा जो है, स्पेलिंग का यार देख लेना थोड़ा सा, इज। अब मेरा यहाँ पे स्लैश H1 खत्म हो गया H1। अब यहाँ पे मैं एक फंक्शन कॉल कर सकता हूँ, फंक्शन, ये भी मैं JSX में लिखूंगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, 5 को, मतलब इंट 5 को ले जाएगा
और ये फंक्शन मैं बाद में लिखूंगा। अब यहाँ पे मान लो यहाँ पे फंक्शन 1 है, या जो भी तुम नाम देना चाहते हो, अभी के लिए फैक्टोरियल दे सकते हो, मैंने फंक्शन 1 दे दिया। फंक्शन 1 क्या करेगा, एक नंबर लेगा और ये रिटर्न करेगा। यहाँ मेरा लॉजिक रहेगा फैक्टोरियल रिटर्न करने का, कि एक मान लो एक वैर बना लिया अभी के लिए 1, और एक लूप चला दिया फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन इक्वल टू नम तक, i प्लस प्लस काम कर सकते हो, i इज इक्वल टू 1 से ले लो। उसके बाद से मेरा ये क्या होता जाएगा, वैर में मल्टीप्लाई होता जाएगा नम, और i प्लस प्लस तो होता रह रहा है। फिर मेरा लास्ट में रिटर्न कर दूंगा मैं जो भी मेरा वैर आंसर होगा, मेरा वैर आंसर, यहाँ पे आंसर ले लो, मतलब एक बेसिक सा सूडो कोड है। तो अब मैं क्या करूंगा, जहां जहां भी फंक वन लिखूंगा, फंक 1 लिखूंगा और एक नंबर पास करूंगा इसके अंदर, वहां पर मेरा फैक्टोरियल कॉल हो जाएगा। अब ये बहुत छोटा एग्जांपल है, इसको बहुत बड़े तरीके से तुम कर सकते हो, कि हो सकता है ये कोड पूरा एपीआई कॉल कर रहा हो, यूजर ऑथेंटिकेशन वाली। अब मुझे जहां जहां चाहिए कि यूजर ऑथेंटिकेटेड हो, ये एपीआई कॉल हो, और चेक हो कि वो यूजर एक्चुअल में हमारा मतलब यूजर है या नहीं, ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, और फिर जाके मेरा सारा काम हो, तो मैं हर जगह क्या करूंगा, यूजर ऑथ नाम से एक फंक्शन बना लूंगा, उसकी आईडी पास करूंगा, अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड हो तो आगे जाओ, वरना रिटर्न कर दो। सो अभी के लिए यूज केस तुम्हें छोटा लग रहा है कि फंक्शंस और मेथड्स क्या होते हैं, बट जब लॉन्ग टर्म में देखोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा इसका स्कोप है। अभी हम कोड करेंगे तो उसमें फंक्शंस भी बनाएंगे, तो उसमें तुम्हें समझ में आएगा कि जब छोटी चीज होती है तो भी तुम फंक्शन बना सकते हो, और बहुत बड़ी चीज को कैसे ये इजी करता है, उसके अंदर मेथड्स वगैरह बना के कर सकते हो इजी। सो वापस देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। एक्चुअल वर्क मैंने एक तरह से सारा कुछ बता दिया। अगर अब तक तुमने सब कुछ सही से समझा है तो मोस्टली चीजें यहाँ तक में तुम्हें एक्चुअल वर्किंग ऑफ रिएक्ट जेएस समझ में आ गई होगी। कंपोनेंट कैसे काम करता है, राउटिंग वगैरह इजीली मैनेज कर सकते हो इसमें, और पैकेजेस को ऐड करके चीजों को और आसान कर सकते हो, लाइक बॉडी पार्सर, mongoose वगैरह का भी यूज कर सकते हो, एपीआईज को कॉल कर सकते हो, एक्सप्रेस जेएस के साथ इसे इंटीग्रेट कर सकते हो, और बहुत इजी कर देगा तुम्हारा काम पूरा का पूरा डेवलपमेंट। बहुत बड़ी साइट्स को तुम इजीली बना सकते हो। और एक बार गूगल करके देख लेना कि कौन कौन सी बड़ी साइट्स हैं जो फिर एक्सप्रेस से बनी हुई है, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे, एंड यू विल बी वेरी श्योर कि कितना इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है और कितना इजी कर देता है काम, ताकि इतने सारे लोग इसे यूज कर रहे हैं ऑब्वियसली। सो अब देखते हैं हुक्स जो कि इंपॉर्टेंट है, और फिर लास्ट में स्टोर, फिर लास्ट में हम कोडिंग पे जंप करेंगे। ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा और अटेंशन चाहिए मेरे को आपका। सो मेरा देखो हुक्स क्या होता है, मैंने अभी लाइफ साइकिल बताया तुम्हें, लाइफ साइकिल पे ही काम करता है, मेरे काम को आसान कर देता है। अब इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज होती है मेरी, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट और यूज रेफ होता है मेरा, यूज रेफ। अब यूज, इन तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ सकते हो क्या क्या इनके यूजेस हैं, बट यूज इफेक्ट को अभी लेते हैं। यूज इफेक्ट मेरा क्या काम करता है, मान लो मैंने कोई चीज चेंज करी, मेरा बड़ा सा साइट था, बहुत बड़ा सा साइट था, अभी मैंने तुम्हें बताया वर्चुअल डॉम क्रिएट होता है, मेरा बहुत बड़ा सा साइट था, उसमें बहुत सी चीजें थी, बहुत हैवी हैवी इमेजेस यूज हुए थे, वीडियोस यूज हुए थे। अब उसमें मैंने एक छोटा सा बस चीज चेंज किया, सो ये क्या करेगा, मेरा यूज इफेक्ट बार बार देखता रहेगा। यूज इफेक्ट क्या होगा, जब भी कोई कंपोनेंट माउंट या अनमाउंट होगा, लाइफ साइकिल पे ही हम आ गए, या अपडेट होगा, तो उसमें मैं क्या करूंगा, कोई काम कर सकता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे सब्सक्राइब बटन था, मान लो यूट्यूब वीडियो ही देख रहे हो, तो ऊपर वीडियो चल रही है, सब्सक्राइब बटन दबाया, ऐसा नहीं है साइट लोड हुई ना, सब्सक्राइब खुद ब खुद हो जाता है। तो तुमने सब्सक्राइब बटन दबाया और वहां पे एक काम हुआ कि जब ये थोड़ा सा कंपोनेंट अपडेट हो तो ये काम कर दो। अब इसमें हम लास्ट में एक एरे भी पास करते हैं, और अगर एरे नहीं पास करोगे तो जब भी थोड़ा सा भी कुछ भी चेंज होगा वो पूरा का पूरा दोबारा से रेंडर करेगा। पर अगर तुमने यहाँ पे एरे पास कर दी तो इसमें तुम्हें भेजना पड़ेगा कि मैं सब्सक्राइब कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। अब सब्सक्राइब कंपोनेंट को जब मैं थोड़ा भी चेंज करूंगा तो ये वाला फंक्शन खुद ब खुद रन हो जाएगा, कि अब इसमें तुम एपीआई कॉल कर सकते हो, पोस्ट एपीआई, कि मेरा यूजर सब्सक्राइब हो जाए, जो भी यूजर आईडी है उस पर सब्सक्राइब कर दो, नए यूजर जो भी चैनल का एडमिनिस्ट्रेटर है उसको। सो ये काम कैसे हुआ, मेरा इवेंट ही चला, लाइफ साइकिल ही चली, कि क्या हुआ कि मेरा जब कंपोनेंट का छोटा सा पार्ट माउंट होगा या अपडेट होगा तो ये वाला फंक्शन कॉल कर दो। पर इस काम को करना आसान हो गया मेरा। हुक्स क्या करता है, मेरा कुछ नहीं करता है, बस काम को आसान करता है। हुक्स क्या करता है, इजी करता है मेरा वर्क, और कुछ नहीं। तुम खुद के हुक्स बना सकते हो कि जब मैं ये करूं तो ये हो जाए। अब वो एट द एंड तुम्हारा लाइफ साइकिल पे ही करेगा, कि कंपोनेंट अपडेट हो रहा है, कंपोनेंट माउंट हो रहा है, कंपोनेंट अनमाउंट हो रहा है। अनमाउंट पे मुझे कुछ कराना है तो मैं उसके लिए डायरेक्ट हुक बना सकता हूँ कि ये चीज हो तो ये चीज लाइक फाइनलाइज होके आ जाए। सो ऐसे ही यूज स्टेट होता है मेरा। यूज स्टेट क्या होता है, हम यूज स्टेट में 2 चीजें डिसाइड करते हैं, कि मान लो एक वेरिएबल ए है और एक सेट ए है। अब क्या करो कि पहले इनिशियली इसकी वैल्यूज हम मान लो खाली ले लेते हैं, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते हैं।
अब मेरा जब भी इनपुट बॉक्स आपने देखा होगा, नेम भरता हूं मैं, तो नेम में मैं क्या करूंगा, अभी के लिए मैं यहाँ पे वेरिएबल ए की वैल्यू रखूंगा। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा साइट को जब आप लॉग इन कर देते हो, फिर अगर कोई एरर रहता है वापस आते हो तो तुम्हारे पास वो चीजें भरी रहती है वहां पे, मतलब परसिस्ट करती हैं, बेसिकली नेम वगैरह भर रखा है, फॉरगेट पासवर्ड किया, वापस आए पेज पे तो तुम्हारा नेम और ईमेल रहेगा, पासवर्ड खाली हो जाएगा, ऐसा होता है। सो वो परसिस्टेंस के लिए हम इस लाइक हुक का यूज कर सकते हैं, यूज स्टेट हुक। पहले ए वैल्यू थी, अब मैंने ए की वैल्यू सेट कर दी, मान लो मेरा नाम शिवांश, मैंने यहाँ सेट कर दिया। अभी के लिए सेट ए के थ्रू मैं इसमें ए की वैल्यू गेट कर सकता हूँ। पहले क्या था, एम्प्टी था, फिर मैंने टाइप करना शुरू किया एस, तो पहला बार एस टाइप किया तो सेट ए की जगह एस आ गया, फिर एस एच आएगा, फिर एस एच आई आएगा, फिर एस एच आई, ऐसे पूरा मेरा नाम इसमें सेट हो गया। अब मेरा जब वापस आऊंगा तो सेट ए की जगह उस बॉक्स में डेटा वो डाल सकता हूँ मेरा, मतलब वेरिएबल ही है, हर इवेंट के बाद वो चेंज हो रहा है, हर माउंटिंग अनमाउंटिंग या अपडेट के बाद वो चेंज हो रहा है, उसका लॉजिक लिखा हुआ है पीछे, बट एक हुक है। ठीक है, इतना क्लियर होगा आई थिंक। स्टेट हुक्स क्या करते हैं, काम को आसान करते हैं, पहले से हमारा लाइफ साइकिल पे ही सारा कोड लिखा हुआ है, बट उसको मैं यूज कर सकता हूँ। तीन बहुत पॉपुलर है, ये हमारे तीनों बहुत पॉपुलर है, इनका मोस्टली यूज होता है, तुम खुद से भी बना सकते हो। एंड आई होप इतना सब कुछ बताने के बाद तुम्हें हुक्स क्लियर होंगे। एंड अब आगे टॉपिक पे मूव करते हैं। बाकी कोड करूंगा तो उसमें इन तीनों हुक्स का यूज जरूर होगा, तो देख लेना एक बार, चीजें क्लियर आ जाएंगी। यूज इफेक्ट इंपॉर्टेंट है और यूज स्टेट, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ सकते हो अगर तुम चाहो तो, या फिर हमारे प्रोजेक्ट में जब हम देखेंगे उसमें बहुत सी जगह आएगा तो समझ भी जाओगे। अब स्टोर की बात कर सकते हैं। देखो मैंने बताया था एक बड़ा सा कंपोनेंट हो, उसके दो सब कंपोनेंट हो मान लो, फिर उसके अंदर भी दो तीन सब कंपोनेंट हो, फिर इसके अंदर भी कंपोनेंट हो। अब मैंने यहाँ पे कोई डेटा चेंज कर दिया, तो पहले मैं इन्हें पेरेंट्स में भेजता था, फिर इधर कहीं मुझे जाना था अगर मान लो उस डेटा को, तो इधर मुझे भेजना पड़ता था, और ये सब अरेंजमेंट बहुत मुश्किल होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, ई कॉमर्स साइट है। ई कॉमर्स क्या होता है, मान लो तुमने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया, होम पेज पे, होम पेज पे भी आप प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर सकते हो, फिर प्रोफाइल में जाके कार्ट को ओपन किया और वहां पे भी +1 का ऑप्शन आ गया, फिर तुम पेमेंट के पास गए, वहां भी दिखाता है कितने प्रोडक्ट्स है, वहां पे +1 कर दिया। अब ये +1 +1 मान लो यहाँ किया, तो वो इधर भी विजिबल होना चाहिए और इधर भी विजिबल होना चाहिए, मेरे कार्ड में भी और मेरे पेमेंट के टाइम पे भी विजिबल होना चाहिए, वरना तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी ना, मैंने 4 प्रोडक्ट ऐड किया था, एक ही दिखा रहा वो भी तो इसके लिए मैं क्या करता, हर पेज को आपस में इंटरकनेक्ट करता, और कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता, मान लो मेरे 50 कंपोनेंट्स है, कितना कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा मैं पेज को अपने। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्टोर यूज कर लूंगा। स्टोर क्या करेगा, जब भी मेरा कोई एक्शन टेक होगा, मान लो जब भी मैं यहाँ से प्लस करूं या यहाँ से प्लस करूं या ऑर्डर से प्लस करूं, तो मेरा एक एक्शन कॉल होगा, जो कि स्टोर में एक रेड्यूसर फंक्शन लिखा होगा मेरा, ये एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या करेगा, उस प्रोडक्ट का अमाउंट एक से बढ़ा देगा, एक से बढ़ा दिया। अब जब भी मुझे उस कंपोनेंट को लाइक चाहिए होगा तो मैं उसे गेट करके और जहां जहां चाहूँ दिखा सकता हूँ। ठीक है, अपने कंपोनेंट में यहाँ पे दिखा सकता हूँ उस स्टेट को। ठीक है, तो बेसिक क्या होता है, जब भी आप कोई कंपोनेंट लोड करवाते हो या फिर स्टोर में अपडेट करवाते हो बेसिकली, सो मैं एक एक्शन डिस्पैच करता हूँ, एक्शन डिस्पैच करता हूँ, जो कि मेरा क्या करेगा, स्टोर में रिड्यूसर को कॉल करेगा। अब रिड्यूसर में लॉजिक लिखा हुआ है, इसको अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा नीचे की साइड में जगह चाहिए होगी इसके लिए। सो मैं क्या करता हूँ, एक्शन को डिस्पैच करता हूँ, डिस्पैच करता हूँ, जो कि मेरे स्टोर में यूज इफेक्ट लिखा हुआ है, सॉरी यूज इफेक्ट मैं बोल रहा हूँ, एक्शन लिखा हुआ है, इसको इरेज करते हैं, एक्शन लिखा हुआ है, वो करेगा कि अभी एक्शन क्या है, +1 कर दो जो भी प्रोडक्ट है उसको। ठीक है, प्रोडक्ट को +1 कर दो, फिर मेरा क्या होगा, इमेज में मैंने क्या लिखा है वो देखते हैं एक बार, स्टेट होगा, और वो फिर मेरा उसको गेट कर सकता हूँ। तो ठीक है, अब ये जो मेरी स्टेट हुई वो नई स्टेट हुई, स्टेट न्यू लिख देते हैं इसे। अब न्यू स्टेट को मैं अपने यूआई में दिखाऊंगा। सो एक बार और देखते हैं, मान लो मैंने +1 वाला एक्शन जहां जहां लगाया, प्रोडक्ट बटन, प्रोडक्ट पेज पे, पेमेंट पेज पे, होम पेज पे, जिस जिस भी ऑर्डर पेज पे, प्रोफाइल पेज पे, जहां जहां भी मुझे प्रोडक्ट +1 करना है, ये एक्शन लगा दिया। ये क्या करेगा, मेरे मेन स्टोर के इस एक्शन को कॉल करेगा +1। मान लो वो प्रोडक्ट -1 का भी हो सकता था ना, कि -1 कर दो या फिर एड्रेस ऐड कर दो या कुछ और भी एक्शन हो सकता है। तो अभी के लिए मान लेते प्रोडक्ट ऐड वाला एक्शन था, तो मैं जहां जहां ये वाला मान लो एक नाम दे दिया जिसका ABC, तो जहां जहां मैं ABC डिस्पैच करूंगा वो ये चीज कॉल करेगा कि मेरा एक प्रोडक्ट ऐड हो जाए। अब ABC क्या करेगा, मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट का मान लो अमाउंट था, प्रोडक्ट अमाउंट नाम से एक वेरिएबल था, उसको +1 करता गया, +1 जहां से भी कॉल हुआ +1 करता गया, +1 करता गया, और इस वेरिएबल को मैं जिस भी यूआई में चाहूंगा इसके थ्रू गेट करके दिखाता रहूंगा। तो ये रहा मेरा स्टोर का एक पूरा कॉन्सेप्ट, रिडक्स स्टोर,
ये सब यूज करते हैं हम, रिडक्स टूल किट यूज करते हैं, जो कि मेरा ये 4 काम करना बहुत आसान कर सकता है। अब इसके लिए तुम पूरा लॉजिक लिख सकते हो, खुद से बना लो अपना स्टोर, बट हमारे लिए बना बनाया चीज तो है रिडक्स, तो वाई टू री इन्वेंट द व्हील्स, उसको यूज कर लो। एक पैकेज है, इंपोर्ट करके आराम से यूज कर लो। और बहुत लोग यूज करते हैं ई कॉमर्स साइट में, और बाकी भी एग्जाम्पल्स हैं उसमें। सो इतना सब कुछ लाइक रिएक्ट तुम्हें क्लियर हो गया होगा आई थिंक। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। अभी हम चलेंगे सीधा लैपटॉप स्क्रीन पे, जहाँ पे थोड़ा कोड करेंगे और चीज़ों को और समझेंगे अच्छे से। मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्लियर होंगी। और अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही है तो यार एक लाइक कर देना और कमेंट कर दो, तारीफ कर दो, कोई जान नहीं रहा है, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों में शेयर करना अगर तुम्हें अच्छा लगा। अब तक तो, अब तक देख रहे हो तो ऑब्वियसली चीजें समझ आ गई होंगी, रिएक्ट के मोस्ट ऑफ द चीजें कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी भी क्लियर नहीं हुआ, कोड करूंगा तो उसमें आधी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। उसमें हम रिएक्ट का पूरा फॉर्मेट देखेंगे, किस तरह फाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस तरह कंपोनेंट बनाते हैं, एमवीसी आर्किटेक्चर कैसे बना सकते हैं, एमवीसी, और थोड़ी बहुत चीजें और भी देख लेंगे स्टोर वगैरह के बारे में, यूज इफेक्ट, यूज रेफरेंस के बारे में। वहां पे कोड में तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो अगर अब तक चीजें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, दोबारा देख लो अगर नहीं समझ में आई है। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो आगे और भी देखो, फिर दोबारा देख लेना पूरा वीडियो, एकदम क्लियर हो जाएंगी चीजें जितनी बार देखोगे। यही सब चीजें हैं, बस तुम्हें बार बार रिपीटेड देखना है तो और भी क्लियर होता जाएगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट। सो आई होप इतना सब कुछ क्लियर था। अब जंप ऑन करते हैं लैपटॉप पे मेरे, वहां पे कोड करेंगे रिएक्ट के बारे में, कोड के वे में समझेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे उसका, थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट बना लेंगे, एपीआई कॉल करके डेटा कैसे दिखाते हैं कंपोनेंट में, रिडक्स टूलकिट कैसे यूज करते हैं, यूज स्टेट यूज इफेक्ट कैसे यूज करते हैं, ये जो फंक्शंस होते हैं हमारे, इवेंट्स होते हैं, ये कैसे कॉल करते हैं, ये सारी चीजें अब डिस्कस करते हैं ऑन द स्क्रीन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। सो वेलकम एवरीवन। अब चलो प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हम सिंपल सा ऐप बना के कंपोनेंट का यूज करेंगे। फिर उसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रॉप्स वगैरह पास करते हैं। उसके बाद से हम उसमें थोड़ा और एडवांस चीजें देखेंगे, लाइक यूज इफेक्ट वगैरह यूज करके देखेंगे। जो जो भी पॉसिबल होगा यही करते हैं। जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे हम उसमें सारी चीजें डिस्कस होंगी। सो डोंट वरी, ये बस बेसिक ट्यूटोरियल है रिएक्ट जेएस का, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बेसिक हैंड ऑफ हो जाए। बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें सारी चीज डिस्कस होगा। ठीक है, उससे पहले तुम्हें दो चीजें चाहिए, नोट जेएस इंस्टॉल कर लेना, एक्सप्रेस जेएस वाली वीडियो में मैंने बताया कैसे इंस्टॉल करते हैं, और वीएस कोड, ताकि हमारा कोड राइटिंग एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा हो जाए। वापस से फोल्डर में आना, ऊपर लाइक जहाँ लोकेशन होती है वहां सीएमडी लिखोगे तो इस लोकेशन पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। इसमें कोड स्पेस डॉट लिखोगे तो तुम्हारा वीएस कोड इस लोकेशन पे खुल जाएगा। जो जो फाइल में चेंज करूंगा यही चेंज होगा, और इसकी भी जरूरत हमें है नहीं। फिर तुम्हें अपने टर्मिनल पे आना है और उसमें क्या लिख देना है, npm या npx यूज कर लो, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। इससे क्या होता है, बेसिक सा मेरा रिएक्ट ऐप बनेगा, और जो भी यहाँ पे नाम देना चाहो तुम नेम दे देना, स्मॉल में देना बेसिक, वरना फिर एरर आ जाएगा। फिर मान लो मैंने अभी क्या दिया, इसे रिएक्ट ऐप दे दिया, रिएक्ट ऐप, एंटर कर दूंगा तो बहुत सारा टाइम लगेगा और तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऐसे एक पूरा का पूरा पैकेज इंस्टॉल होगा, बहुत सारा टाइम लगेगा, मैंने पहले ही इंस्टॉल कर दिया था। बस तुम्हें एंटर करना है इसके बाद से, और तुम्हारा ये पूरा होके एक फोल्डर आ जाएगा यहाँ पे। अभी तुम बाहर ही हो इस फोल्डर के, सीडी लिख के हम चेंज डायरेक्टरी कर सकते हैं, और रिएक्ट में मैं आ जाऊंगा, मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, यहाँ पे हूँ। ठीक है, अब इसमें एक बार डायरेक्टरी देख लेते हैं रिएक्ट जेएस की। इसे मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। उससे पहले एक्सटेंशन एक होता है हमारा वीएस कोड में, रिएक्ट ES7 करके, ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना, ताकि तुम्हारा कोड स्निपेट थोड़े बहुत आ जाएंगे। RAFC लिखोगे तो तुम्हारा पूरा लाइक कोड वगैरह बहुत इजीली लिख सकते हो, सजेशंस आ जाएंगे इसमें। सो उसके पहले पहले कोड स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, रीडमी फाइल कुछ नहीं, इसमें अपने प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हो कि क्या प्रोजेक्ट बना रहे हो, कैसा प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक्सेट्रा। दूसरी चीज है पैकेज डॉट जेसन, यहाँ से तुम्हारा सब कुछ होता है, इसमें हर एक चीज होती है। जैसे बुक का इंडेक्स होता है, वैसे इसमें स्क्रिप्ट्स लिख सकते हो कि स्टार्ट के लिए ये हो, बिल्ड के लिए ये हो। ये कुछ प्री बिल्ड है, स्टार्ट और बिल्ड में हमारा मोस्ट ऑफ द काम हो जाता है। जब डिप्लॉय करते हैं तो बिल्ड का काम आता है, और जब हम ऐसे स्टार्ट करते हैं तो मेरा स्टार्ट का काम आता है। अभी के लिए यार बिल्ड मेरे से गलती से क्रिएट हो रहा है तो मैंने इसे टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा मेरे सारे पैकेजेस वगैरह के नाम भी इसी में होते हैं। जैसे ये मेरे पैकेजेस हैं, डिपेंडेंसीज हैं, तो ये सारी इंस्टॉल होंगी और उसके बाद काम होगा। रिएक्ट और रिएक्ट डॉम मेरा इंपॉर्टेंट है, जो भी तब तुम राउटिंग के लिए करोगे, मोंगूज इंस्टॉल करोगे, एपीआई के लिए इंस्टॉल करोगे, अलग अलग पैकेजेस यहाँ पे ऐड होते रहेंगे। लॉक, पैकेज लॉक, ये क्या होता है, डिपेंडेंसीज की डिपेंडेंसीज इसमें होती हैं, कि मान लो रिएक्ट ऐप में क्या क्या और चाहिए वो लिखा हुआ है। फिर जो जो मेरा एग्जैक्ट वर्जन आईडी होगा वो सारी चीजें होती हैं। नोड मॉड्यूल्स, ये फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं। मेन कोड मेरा यही लिखा हुआ है, जो भी तुम चीजें यूज करोगे रिएक्ट में, जैसे जो भी चीज यूज करोगे उसका कोड यहीं पे लिखेगा, जो पैकेज डाउनलोड करोगे वो यहीं पे लिखा रहेगा। इसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं, 60-70 हजार फाइल्स होती हैं, तो इसको खोलने की जरूरत नहीं है, डर जाओगे तुम।
मेन काम मेरा एसआरसी में हो जाएगा और पब्लिक मेरा लाइक मेन होम पेज होगा जो मेरा इंडेक्स रेंडर होगा। अब इसमें बस छोटा सा चीज लिखा हुआ होगा, अभी दिखाता हूँ मैं क्या। ये सारे कमेंट्स को हटा देते हैं ताकि मेरा पूरा एग्जैक्ट फाइल लिख जाए। हमारा क्या रहेगा इसमें, मेन जो मेरा ऊपर फेव आइकन दिखता है वो रहेगा, डिस्क्रिप्शन कंटेंट और जो भी तुम यहाँ पे टाइटल देना चाहो जो हमारे ऊपर ब्राउजर में ऊपर दिखता है यहाँ पे वो, और आइकन मेरा। सो ये दोनों यहाँ पे दिखते हैं, ये मेरा आइकन हो गया और ये मेरा टाइटल हो गया। रिएक्ट ऐप ट्यूटोरियल लिख दोगे तो यहाँ पे वो चेंज हो जाएगी। जो मेरा हो रहा है मेन वो ये रूट एक्सेस कर रहा है, ये आईडी है ना रूट, इसी में सारी चीजें आगे फिट हो रही हैं। ये रूट कहाँ से आ रहा है, इस एसआरसी फोल्डर में। इसमें भी हमें ज्यादा चेंज नहीं करना है, मेरा मेन जो एचटीएमएल फाइल बना के मैं छोड़ देता हूँ एक बार। उसके बाद से मैं क्या करूंगा, मतलब तुम अपना लोगो वोगो ऑब्वियसली चेंज कर लेना, जो भी तुम्हारा लाइक तुम्हारा फेव आइकन होगा वो यहाँ डाल के तुम यहाँ से चेंज कर लेना। एक बार इसे चेंज कर लिया उसके बाद से इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती, मेरा मेरा सारा काम एसआरसी में हो जाता है। एसआरसी में भी तुम टेस्ट वाले सारे फाइल्स डिलीट कर सकते हो, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये डिलीट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले एक बार स्टार्ट कर लेते हैं सर्वर कि कुछ एरर ना आए, फिर मैं डिलीट करके शुरू से बना के दिखाता हूँ। सो न्यू टर्मिनल में मैं गया और मैं क्या करूंगा, कमांड रन कर दूंगा npm स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख के आया हुआ था, मैं npm स्टार्ट कर दूंगा। स्टार्ट से क्या होगा कि जो भी मेरे पैकेज डॉट जेसन में स्टार्ट कमांड लिखा होगा ना, यहाँ पे स्टार्ट लिखा है, ये इनडायरेक्टली ये कमांड चलाएगा। तुम ये भी लिख के चलाओगे तो तुम्हारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मेरा डिप्लॉयमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया, खुद से ब्राउजर खुल गया और उसमें मेरा जो भी अभी बेसिक सा जो मेरा पेज आएगा वो दिख जाएगा, जो मेरा प्री बिल्ड होके आता है रिएक्ट के तरफ। पहली बार में टाइम लगेगा, जब इंस्टॉल करोगे तो भी टाइम लगेगा, और जब तुम पहली बार सर्वर स्टार्ट करोगे तो भी टाइम लगेगा। अब एक काम करना है, इसको नीचे चलने देना, ये वाले लिंक पे तुम इजीली एक्सेस कर सकते हो इसे। अब इसमें क्या करेंगे, हम जो भी टेस्ट वाली फाइल है वो डिलीट कर दो, डॉट टेस्ट डॉट वाइटल्स, ये भी किसी की जरूरत नहीं है, केवल इंडेक्स ऐप छोड़ते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने डिलीट कर दी। सो अभी जो ये एरर्स आ रहे हैं उनको निगलेक्ट करना, क्योंकि मैंने फाइल्स डिलीट करी इसलिए आ रहे हैं। पर उसके पहले एक चीज ध्यान से देखना तुम, जो मेरा यहाँ पे इंडेक्स एचटीएमएल था वहां पे ये रूट था, मेरा डायरेक्ट फाइल इंडेक्स जेएस पे जाएगा और देखेगा कि ये रूट एलिमेंट है, वहां पे ऐप को डाल दो। ऐप क्या करेगा, देखो ऐप क्या हो रहा है, ऐप से इंपोर्ट हो रहा है ऐप डॉट जेएस, इस पे मैं कंट्रोल क्लिक करूंगा, इस फाइल पे पहुंच जाऊंगा। ये क्या कर रहा है, मेरा जो कोड लिखा हुआ था अभी मेरा, वो चीज यहाँ पे आ गई थी। सो सबसे पहले क्या हुआ, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल रन हुआ, रूट पे क्या आया, इंडेक्स डॉट जेएस, रूट में जो भी कोड ऐप के अंदर लिखा होगा वो चीज यहाँ से इंपोर्ट होके यहाँ पे आ गई। क्लियर है इतना। अब मैंने फाइल्स डिलीट करी हैं इसलिए एरर्स आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक बार हटा देते हैं जिससे हमारा एरर एटलीस्ट चला जाए। तो देखो सब कुछ मैंने सेव कर दिया है, बाकी जो एक्स्ट्रा चीजें थी डिलीट कर दी थी। सबसे पहले मेरा क्या हुआ, इंडेक्स डॉट जेएस पे गए, रूट पे गए, इंडेक्स डॉट जेएस पे गए, उसमें सॉरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे गए, उसमें रूट में गए, फिर इंडेक्स डॉट जेएस में गए। इसमें मेरा ऐप कंपोनेंट कॉल हो रहा है सबसे पहले, इस पे कंट्रोल क्लिक करोगे, इस कंपोनेंट हम ऐसे ही बनाते हैं कैपिटल लिख के और उसके बाद स्लैश और ऐसे लिख देते हैं। अब कंट्रोल क्लिक किया, ऐप पे गए। अब जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा, मान लो मैंने ग्रीटिंग ऐप बनाते हैं बेसिक सा, ग्रीटिंग ऐप क्या करेगा, इसमें मैं एक और फाइल बना देता हूँ ग्रीटिंग्स, मान लो ये कंपोनेंट हुआ ग्रीटिंग्स डॉट जेएस। अब ये क्या करेगा, मेरे कंपोनेंट में डेटा भेजेगा इस वाले कंपोनेंट में। तो मैं जो भी मान लो यहाँ पे लिखूंगा, अभी मान लो मैंने H1 लिख दिया, कोई सा भी H1 लिख दिया, तो H1 के थ्रू मेरे पास क्या आएगा, वेलकम टू, मान लो लिख दिया मैंने वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। अब हम बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो मोस्ट ऑफ द चीजें तुम्हें क्लियर होंगी, बट अभी अभी बेसिक बेसिक सा देख लो ताकि तुम्हें चीजें समझ में आती रहे। मैंने इसे सेव किया और वापस से अपने लोकेशन पे गया, तो मेरा वेलकम टू ट्यूटोरियल आ रहा है, सब कुछ सही काम कर रहा है मेरा। ठीक है, अब थोड़ा बहुत और चेंजेस करते हैं, प्रॉप्स भेजते हैं अपने, यहाँ पे आपका नाम लिखवा दूंगा मैं और प्रॉप्स भेज के दिखा देता हूँ एक बार। तो देखो मैंने मान लो एक कंपोनेंट बनाया है जिसका नाम है ग्रीटिंग, उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे मैं प्रॉप्स को एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं जहां भी लिखूंगा, मान लो मेरा ऐप डॉट जेएस है ना, इसमें मैंने ये किया था, अब इसमें मैं ऐसे करूंगा कि ग्रीटिंग्स लिखा मैंने, अरे ये मेरे से शॉर्टकट दब गया था, ग्रीटिंग्स लिखा मैंने। तो देखो ऊपर मेरा इंपोर्ट भी हो गया, जो एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल किया था उसकी वजह से। अब इसको स्लैश करके मैं इसे बंद करूंगा, पर ये ग्रीटिंग ऐसे काम नहीं करेगा। ग्रीटिंग में मुझे क्या है, एक प्रॉप पास करना पड़ रहा है। कौन सा प्रॉप है वो, नेम के थ्रू। नेम में जो दूंगा वो हेलो में जाके यहाँ नेम में फिट हो जाएगा। ये JSX का तुम्हारा एग्जांपल हो गया कि JSX यहाँ पे हम एम्बेड कर पा रहे हैं HTML के अंदर, देख रहे हो। इसमें मैं जावास्क्रिप्ट भी लिख सकता हूँ, 1+2 लिखूंगा तो वो 3 आएगा, 1+2 स्ट्रिंग नहीं आएगी। सो मैं क्या करूंगा, ये वाला ग्रीटिंग कंपोनेंट में नेम एक्सपेक्ट कर रहा है ये, तो मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ अपने स्लैश के बाद नेम जो मेरा होगा। मैंने यहाँ लिखा नेम इज इक्वल टू, मान लो अभी मैंने अपना नाम शिवांश लिख दिया इसमें,
तो मेरा क्या होगा, ग्रीटिंग कंपोनेंट में ये नेम जाएगा और ये नेम शिवांश के थ्रू यहाँ पे एक्सेस होगा और हेलो शिवांश प्रिंट होके आ जाएगा। अब वापस वेरीफाई कर लेते हैं, रिफ्रेश करना। उसके पहले एक चीज और, फाइल सेव करना मत भूलना। देखो मैंने इसे सेव नहीं किया है, सेव किया मैंने, दोबारा से सब कुछ कंपाइल हुआ, वापस से मैं आऊंगा। अब देखो हेलो शिवांश आ गया। अब मान लो मुझे इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स कोड मैं लिख सकता था, मान लो ये ग्रीटिंग्स थी ना, मैं यहाँ पे बहुत कॉम्पैक्ट कोड लिख सकता था। मान लो मैंने इसके पहले एक H1 बना के उसमें लिखा था मैंने कि दिस इज नेम फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पे हेलो शिवांश। फिर उसके बाद से मैंने एक पी टैग में मान लो लिख दिया कि हाउ आर यू। फिर उसके अंदर आप और भी चीजें लिख सकते हो जैसा भी तुम्हें लगे। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना, हम जब भी कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं उसमें केवल एक डिव रिटर्न कर सकते हो आप। जैसे मल्टीपल डिव्स करोगे वो एरर थ्रो कर देगा। तो मैं इसको एक पूरे डिव में एक रैप कर देता हूँ। अब यहाँ पे सब कुछ सही हो गया, अभी तक एरर आ रहा था ना, हाउ आर यू। अब मान लो मैंने यहाँ पे, मतलब मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि कितना कॉम्प्लेक्स कोड बनाया जा सकता है। तो मैंने मान लो इसमें बहुत सारा और भी कोड लिखा है, 1 करोड़ लाइन और यहाँ पे लिखी हुई है, 1 करोड़ लाइन और लिखी हुई है। और सब में मेरे प्रॉप्स भी आ रहे हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं अलग अलग लोगों के लिए, और बाकी चीजें भी इसी तरह काम कर रही हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सारे प्रॉप्स पास करूंगा और इससे मैं इसको 1000 बार प्रिंट करा सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लो शिवांश के लिए एक चाहिए था, मान लो किसी और बच्चे के लिए चाहिए था, मान लो उसका नाम एबीसी है, एक और बच्चे के लिए कहीं और चाहिए होता किसी और कंपोनेंट में, उसका नाम MNO है। जैसे तुम यहाँ पे एक फूटर कंपोनेंट बना सकते हो, मान लो इस वेबसाइट में एक फूटर डॉट जेएस चाहिए तुम्हें, क्या कर सकते हो, इसमें एक बड़ा सा कोड लिख सकते हो जैसे हमने इसमें लिखा था ना कि पहले तो रिएक्ट को इंपोर्ट करो, यहाँ पे फूटर नाम से मैंने इसे पास किया, मतलब इसका नाम दे दिया बेसिकली, और एक्सपोर्ट कर दिया फूटर नाम से कि जहाँ भी मैं फूटर लिखूं वो यहाँ पे ये आ जाए। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डिव में फूटर दे दिया, एक डिव में क्या लिख दिया, डिव ओपन किया और उसमें लिख दिया दिस इज फूटर, या जो भी तुम्हें कोड लिखना है बड़ा सा फूटर का यहाँ लिख दिया, इसे सेव कर दिया। फिर मैं ग्रीटिंग्स में आऊंगा और सबसे लास्ट में इंपोर्ट कर लूंगा क्या, मेरा फूटर जो है ऐप.js में आऊंगा और लास्ट में यहाँ पे इंपोर्ट कर लूंगा मैं जो रहा फूटर है मेरा। तो फुटर के अंदर मैं कुछ पास नहीं कर रहा था प्रॉप्स, तो इसलिए मैं यहाँ फुटर लिखा, तो मेरा फुटर वाला कंपोनेंट खुद ब खुद यहाँ पे चल के आ जाएगा, ये पूरा कोड खुद ब खुद यहाँ कंपोनेंट वो आ जाएगा। सो ये बेसिक कंपोनेंट वगैरह थे मेरे। अब एक एपीआई कॉल वाला ऐप बनाते हैं पूरा शुरू से रिएक्ट जेएस में, एक डमी एपीआई से डेटा कॉल करेंगे और उसे एक लूप में दिखाएंगे, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द चीजें फिर हम यही क्लोज करेंगे, जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो देखेंगे। खुद से प्रोजेक्ट बनाओ थोड़े, और जब हम एक बड़ा वाला प्रोजेक्ट उठाएंगे तो उसमें मोस्ट ऑफ द चीजें मैं बता दूंगा। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार कोड क्लीन अप करता हूँ और एपीआई वाला ऐप बना के दिखाता हूँ आपको। सो देखो मैंने पूरा कोड कर लिया है ताकि टाइम भी सेव हो, मेरा भी तुम्हारा भी, और जब बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें स्टेप वाइज चलेंगे। बट इसमें क्या किया है मैंने शुरू से बताता हूँ। सबसे पहले इंडेक्स डॉट एच रूट कॉल करेगा। रूट क्या करेगा, इंडेक्स डॉट जेएस में जाएगा और देखेगा ऐप डॉट जेएस क्या है। अभी हमने रूट से इसे सेलेक्ट कर लिया है। ऐप डॉट जेएस में हम इसमें ज्यादा चेंज नहीं करते, हम मोस्टली चीजें ऐप डॉट जेएस में ही करते हैं। ऐप डॉट जेएस में क्या है, एक मेरा हेडिंग है, उसके बाद से मैंने एक पोस्ट कंपोनेंट बनाया, देखो पोस्ट डॉट कंपोनेंट करके बनाया है, जो कि क्या करेगा, मेरा एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट क्या कर रहा है, इस कंपोनेंट को खोलो। अब इसमें मैंने 3 स्टेट यूज किए हैं, यूज स्टेट मैंने बताया ना, पहला पोस्ट है, दूसरा सेट पोस्ट है, फिर लोडिंग है, सेट लोडिंग है, एरर है और सेट एरर है। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं बेसिकली, ठीक है। यूज स्टेट और यूज इफेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ। यूज स्टेट क्या करेगा, पोस्ट था उसको बाद में चेंज करना है, सेट पोस्ट से मैं उसे गेट कर सकता हूँ। यूज इफेक्ट क्या करेगा, जब आपका कंपोनेंट लोड होगा तो एक बार चलेगा, जब मैंने एम्प्टी खाली छोड़ दी तो हर बार वो चलेगा। अगर यहाँ पे किसी कंपोनेंट का नाम दे देता मैं, मान लो मेरा एक और कंपोनेंट इसमें होता कोई और छोटा सा, उसका नाम मैं यहाँ पे दे देता, या जितने भी हैं उसका नाम दे दूंगा, तो जब ये लोड होंगे तभी मेरा होगा। बट अभी के लिए मैंने इसे खाली छोड़ दिया, मतलब एक बार केवल लोड होगा। मैंने क्या किया, फेच एपीआई मेरी कॉल करती है, जहां भी फेच लिखोगे वहां पे एपीआई कॉल होती है। अब मैं एक बैकएंड बना के उसे होस्ट कर लिया। ये वाले एपीआई का मैं एक बार डेटा दिखा देता हूँ आपको कैसा आता होगा। मैंने इस लिंक को ओपन कर दिया सिंपली, इसमें ऐसा डेटा आ रहा है, मैंने अभी बताया ना हम ऐसे ही डेटा भेजते हैं टाइटल बॉडी करके, ऐसे मेरा डेटा आ रहा है इससे। डमी डेटा है, मैंने क्या किया, फेच किया और रिस्पॉन्स मुझे डॉट देन मिला। जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा तो डॉट देन पढ़ता है। डॉट देन क्या होता है, एक एक करके रन होगा, डॉट देन, और कैच मतलब कोई एरर हो तो कैच कर लो, वरना इसी में एंड हो जाओ। सो मैंने क्या किया, एक रिस्पॉन्स उससे गेट किया, फेच में एक रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स सब कुछ ओके रहा, मतलब रिस्पॉन्स डॉट ओके रहा, तो नहीं रहा मतलब नॉट लगा है तो एरर भेज दो, वरना मेरा रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके उसे सेव कर लो। अभी बताता हूँ कहाँ सेव हो रहा है।
ये यहाँ सेव हो रहा है। अब देखो अगर मेरा रिस्पॉन्स आया तो सब कुछ सही है, उसे जेसन में कन्वर्ट कर लिया मैंने। अब जो मैंने यहाँ वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना, पोस्ट था, उसको सेट पोस्ट कर लो और डेटा डाल दो। मतलब जहां भी मैं सेट पोस्ट लिखूंगा वहां पे मेरे पास डेटा खुद ब खुद आ जाएगा। और लोडिंग मेरे पास, मैंने एक वेरिएबल बनाया था लोडिंग और नॉट लोडिंग। मतलब जब अभी सब कुछ यहाँ तक हो रहा है तब तक लोडिंग को क्या रखो, ट्रू रखो, अभी लोड हो रहा है चीज। बाद में क्या कर देना, उसे फॉल्स कर देना। और कोई एरर आया तो उसे इस नाम में सेव कर लूंगा मैं। अभी के लिए एरर नल है, बट कोई एरर आया तो मैं उसे एरर के लिए मैं उसे एरर में स्टोर कर लूंगा। और मेरा लोडिंग फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लोडिंग तो फॉल्स हो ही चुका है, पहले ट्रू था, अभी लोड हो रहा है, एरर आ गया या डेटा आ गया तो वो फॉल्स हो जाएगा। सो ये 3 स्टेप का काम हुआ। अभी मेरा डेटा किधर है, सेट पोस्ट में है। मैं क्या करूंगा, अभी जब तक लोडिंग है ट्रू तब तक लोडिंग दिखाओ। ठीक है, जब तक लोडिंग वाला चीज ट्रू है तब तक लोडिंग दिखाओ। जब डेटा आ जाए या कोई एरर आ जाए तो उसे फॉल्स कर देना, मतलब ये कंपोनेंट गायब हो जाएगा यहाँ से। कोई एरर आ जाए तो फिर एरर दिखा देना। मतलब अगर यहाँ पे एरर आ गया और ये एपीआई कॉल नहीं हो पाई तो एरर दिखा देना। वरना क्या करना, मेरे जितने भी पोस्ट्स हैं उसको एक लिस्ट बनाना यूएल में। अभी मैंने बताया तुम 1000 बार लूप चला सकते हो। अभी देखो मेरे पास बहुत सारे डेटा थे इस एपीआई में, बहुत सारे डेटा थे मेरे। पर ये क्या करेगा, मेरा सारे पोस्ट्स को जितने भी आए मेरे पास उनकी टाइटल और पोस्ट को दिखा देगा यहाँ पे, और फिर मेरा रिटर्न कर देगा। मतलब ओवरऑल क्या हुआ, मेरे ऐप डॉट जेएस में ये पोस्ट कॉल हुआ। पोस्ट्स में क्या हुआ, 3 हमने यूज स्टेट बनाया कि अभी लोडिंग है या एरर हो तो मैं उसे हैंडल करूंगा यहाँ पे कि अभी लोड हो रहा है, या कुछ एरर आ गया तो एरर दिखा दूंगा मैं यहाँ पे। और अगर मान लो मैं एरर ले आके दिखाता हूँ, मेरा ये एपीआई काम नहीं कर रहा है, मैंने मान लो ये चीज एपीआई का लिंक बदल दिया, मैं अगर ब्राउजर पे जाऊंगा और ये अपना रिएक्ट लोड कराऊंगा तो यहाँ पे एरर आ गया, नेटवर्क रिस्पॉन्स वाज नॉट एरर, मतलब रेस्पॉन्स वाज नॉट ओके, मतलब गलत यूआरएल आपने यूज किया है। मैं इसे अंडू करके सेव करूंगा। फिर क्या होगा, जब मैं शुरू में आऊंगा तो देखना लोडिंग लिख रहा है थोड़े टाइम के लिए, जब तक वो चीज आई नहीं है लोडिंग लिख रहा है। तो इन सब चीजों को हैंडल करके और लास्ट में मेरे जितने भी पोस्ट आए उनको ऐसे टाइटल और दिखा दिया जो भी मेरा टेक्स्ट था। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आता है, तुम देख रहे हो इतने बड़े डेटा को तुमने कैसे हैंडल कर लिया। अपने बैकएंड के डेटाबेस से ये सारा डेटा ले आओगे तुम, जो न्यूज एपीआई में बनाने को बोल रहा था। इसमें तुमने स्टेट्स का भी हुक किया कि लोडिंग है, फिर जब ये चीज हो जाए तो लोडिंग को फॉल्स सेट कर दो। इसमें ये चीज है, मेरा यूज स्टेट वाला काम है। इफेक्ट का काम यहाँ पे हुआ कि जब पहली बार चीज हो तो ये चीज लोड करो, सब कुछ हो जाए तो। और उसके बाद से मेरा यहाँ पे डेटा एक लूप में चला के, डॉट मैप मेथड होता है जावास्क्रिप्ट का जो लूप चलाता है, और ऐसे लूप में चला दिया मैंने। सो ये बेसिक एग्जांपल था कैसे एपीआई कॉल करते हैं। बैकएंड में मैंने एक्सप्रेशन बताया कैसे बैकएंड बनाते हो। यहाँ पे बैकएंड के अपनी लिंक डालना और चीजों को ऐसे दिखा के डायरेक्ट अपने कंपोनेंट में कॉल कर सकते हो। ठीक है, सो ऐसे मेरी सारी चीजें काम करती हैं। और भी चीजें तुम जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने कंपोनेंट के अंदर ही जेएसएक्स के थ्रू कर सकते हो। सो मोस्ट ऑफ द चीजें मैंने कवर कर ली है रिएक्ट जेएस में। आई होप कुछ तो समझ में आया होगा तुम्हें। जब हम बड़ा प्रोजेक्ट दिखाएंगे तो आई गारंटी कि तुम्हें 100% चीजें समझ में आएंगी। अभी मुझे नहीं पता था मैं क्या बनाऊंगा, तो मैंने एक छोटा सा ऐप बना के दिखा दिया आपको। बट जब हम बड़ा प्रोजेक्ट दिखाएंगे उसमें पूरा का पूरा हम मॉन्स्टैक डिस्कस करेंगे। सो जब मॉन्स्टैक आएगा उसमें सारी चीजें आएंगी, उसमें फिर मैं बड़ा सा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा, हर एक चीज डेटाबेस एपीआई फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ कॉल करके दिखाऊंगा। तो आई होप कुछ तो चीजें क्लियर होंगी। अगर हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो मॉन्स्टैक की कंबाइन आएगी, उसके बाद से हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। रिएक्ट जेएस के प्रोजेक्ट, बैकएंड के प्रोजेक्ट, फ्रंट एंड के प्रोजेक्ट, चैट एप्लीकेशन, ई कॉमर्स, सब कुछ, व्हाट्सएप का क्लोन, ई कॉमर्स किसी भी फ्लिपकार्ट अमेजोन का क्लोन, नेटफ्लिक्स का क्लोन, यूट्यूब का क्लोन। सो ये सारी वीडियोस आने वाली हैं, क्यू में है। सो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।